बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और सुबह सवेरे ठंड बहुत ज़्यादा है आजकल, पूरे मुल्क में ही है। मौसम लेकिन अच्छा है, आज मौसम अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि वीकेंड जो कल का दिन था, कल बारिश हुई, मौसम बहुत बेहतर हो गया। और एक उम्मीद थी हमें फरा, वो उम्मीद ये थी कि धुंध ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश के बावजूद आज भी धुंध है, उतनी नहीं है लेकिन आज भी धुंध है। अच्छा, कल तो इतना डर लग रहा था क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट भी बंद था शदीद धुंध की वजह से। फिर इतनी धुंध थी कि अगर आप सफ़र इख्तियार करें ना तो एक घंटा आप एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि इतनी लंबी कतारें होती हैं। जब मोटरवे अगर 12 घंटे बंद रहे, रात को बंद कर दी जाए जल्दी, जैसे पिछले दिनों हो रहा था, तो सुबह जब खुलती है ना तो इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि हमजा भी मुझसे पूछ रहे थे, इस दिन हमजा ने भी निकलना था कि क्या सूरत हाल है, कि 1-1.5 घंटा आपको टोल प्लाजा क्रॉस करने में ही लग जाता है। इसी तरह आप वापस आते हुए भी यही सूरत हाल थी, कोई 2 किलोमीटर तक जो है वो लाइन थी टोल प्लाजा पे, जिसमें आपको 1 घंटा जो एक्स्ट्रा लग ही जाता है। उसके अलावा जो रास्ता है, मुझे कल ऐसे लग रहा था अल्लाह ताला ने हमारी मुश्किल कोई आसान की कि पूरे जैसे कहना चाहिए ना, मोटरवे पे खूब बारिश थी और बड़ी तेज़ बारिश थी। शहरों में शायद उतनी नहीं हो रही थी जब क्योंकि आप जिस अपनी डेस्टिनेशन से निकले वहाँ पर भी इतनी बारिश नहीं थी, और जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए लाहौर में एहसास हुआ कि बारिश उधर बहुत ज़्यादा हुई। हाँ, उधर बहुत ज़्यादा हुई, जिसका अच्छा फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन दिनों में एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं मालूम कि किस वक्त, जैसे हमजा कह रहे थे सुबह भी धुंध है, खिलाफ तवक्को या खिलाफ उम्मीद हल्की सही मगर मौजूद तो है, तो किसी भी वक्त बढ़ सकती है। सो प्लीज़ बहुत एहतियात करें। फराज, मैं यही बात कर रहा था कि जो ट्रैवल करने का दौरानिया वो बहुत महदूद हो गया। हमने पिछले 3-4 दिनों में देखा कि 12-1 बजे तक तो अच्छी खासी धुंध रही, और फिर 4:30-5 बजे से फिर धुंध शुरू होगी। तो दौरानिया बहुत कम है और एहतियात बहुत ज़्यादा कीजिए, ख़ासतौर पे जब आप कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं। एहतियात करें, हमें खबरें मिलती हैं जो एक्सीडेंट्स होते हैं, और फिर हम एहतियात ही कर सकते हैं। हम गैर ज़रूरी सफ़र ना करें तो ये बहुत बेहतर। मैंने ये भी देखा है इसमें कि ना, वो एक बारात भी होती है, इन दिनों में शादियों का मौसम है, तो बारात की जो गाड़ियाँ हैं ना, उन्होंने एक दूसरे के आगे पीछे गाड़ी रखने के लिए बड़ी स्लो पेस और एक लेन पूरी उन्होंने ऑक्यूपाई भी की होती है, फिर एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश में। उस कन्फ्यूजन में बहुत मसला होता है रोड के ऊपर, इसलिए कि वो फिर पीछे वाली गाड़ियों को समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या करना चाह रहे हैं, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ना चाह रहे होते हैं। सो ये इन दिनों में अगर आप शादियाँ कर भी रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस है, तो प्लीज़ इस चीज़ का बड़ा एहतियात करें कि ना, ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग आगे पीछे ही चलें, अब कोई एक डेस्टिनेशन तय कर ले जहाँ पे पहुँच जाए। एनीवे, चूँकि मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने सोचा कि ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इन दिनों में एहतियात ज़्यादा, और हम इस पे बाकायदा बात भी करेंगे कि आगे मौसम कैसा रहेगा और आपको किस टाइम ट्रैवल करना चाहिए। इस पे बाकायदा आज बात करेंगे, क्योंकि शायद ये सबसे अहम चीज़ आज है, जितना मौसम ख़राब हो रहा है, जितनी धुंध पड़ रही है। तो अभी पहले टॉप स्टोरीज पे नज़र डालते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी का ताकत का मुजाहरा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने का अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं इस्तीफ़ा ना दिया तो लॉन्ग मार्च और दमादम मस्त कलंदर होगा। मरियम नवाज़ की भी बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शानदार खरियाज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म और परवेज़ मुशर्रफ पर तनकीद करना भी न भूली। कोरोना वायरस जीनियाती तब्दीलियों के साथ ज़्यादा ख़तरनाक होगा। चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान ने हुकूमत को तालीमी इदारे मज़ीद बंद रखने का मशवरा दे दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कराची में सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूट सकता है। नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ के कलम से लिखे गीत अब भी लाखों दिलों की आवाज़ हैं। ख्वाजा परवेज़ आज हम में नहीं मगर उनके नगमे अब भी गूंज रहे हैं। लॉलीवुड इंडस्ट्री के शोहरा आफाक नगमा निगार को हमसे बिछड़े 9 बरस बीत गए।
टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले बात कर लेंगे पीडीएम का जलसा, उसको कह लिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के मौके पर गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे का इनेकाद कह लिया जाए, क्योंकि उसमें पीडीएम ने भी शिरकत की। हाँ, लेकिन इसमें बड़ी कमाल बातें हुई हैं। इसमें जैसे कहते हैं ना, इख्तलाफात और डिफरेंसेस वो हमें नज़र आए हैं कि वो क्या है। मरीम नवाज़ जो है वो अपनी पूरी घनघरज के हमें साथ दिखाई दी, सुनाई दी। बिलावल भुट्टो की घनघरज भी कुछ कम न थी। वो दोनों जो है उन्होंने इस बरसी के मौके पर जहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया, उनकी याद जो है वो ताज़ा की, वहाँ पर उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, उन्होंने जिसे कहना चाहिए कि सामने वाजे कर दिया है कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है। और एक जो उन्होंने बारीक लाइन की ना, हमसे भी, हमारी भी सुन लें, हमसे भी पूछ लें। एनीवे, इसमें जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अगर बात की जाए पीडीएम के हवाले से, तो उसमें जैसे मैंने कहा, आसिफ अली जरदारी, बिलावल, मरियम नवाज़, अख्तर मेंगल और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खिताब किया है। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस्तीफ़े का मुतालबा है हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान से, और उनका कहना था कि इमरान खान ने 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। और फरा, हम बात करते हैं ना कि वो शरीफ बरादरान के हवाले से कि दो आरा पाई जाती हैं, तो कल बिलावल और आसिफ अली को देखकर भी ये लग रहा था कि जरदारी साहब जो हैं वो अपनी ही इनिंग्स खेलना चाह रहे हैं जिसके लिए वो मशहूर हैं, और बिलावल जो हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। तो अब ये गुड कॉप बैड कॉप वाला क्या सीन है। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर मरियम की मौजूदगी में ही शेर का शिकारी जरदारी के नारे भी लगाए गए हैं कल। ओके, सही। सो अब बिलावल क्या कहते हैं और बिलावल ने कल क्या कहा, उस हवाले से बातचीत करेंगे और आपको सुनवाते हैं कि बिलावल ने कल के इस बरसी के मौके पर क्या कहा। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे, तमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे। मुजरम हुक्मरानों के एहतसाब का वक्त आ चुका है। तारीकियां छटने वाली है, जुल्म की रात ढलने वाली है। इस मुल्क को, आवाम को इस जालिम, नाअहल, नाजायज, नालायक सेलेक्टेड के तबाहकारियों से बचाना है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस नाअहल, नाजायज, नालायक हुकूमत का खात्मा करने और मुल्क में असल जमहूरियत ले आने, आइन का पासदारी के लिए हम सब मैदान में उतरे हैं। जी, तो ऐसी था। बिलावल जो है खासा सख्त बोले हैं और उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जरदारी साहब के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन मरियम नवाज़ भी हुकूमत पर शदीद तनकीद करती नजर आएंगी। अपने खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा कि हारा हुआ शख्स एनआरओ की भीख मांग रहा है। मुझे मरियम नवाज़ की बात अच्छी लगी, जहाँ उन्होंने रिलेट किया खुद को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, ये कह के कि बाप बेटी का जो ताल्लुक है वो वहाँ पे कॉमन है। और चूंकि वो एक सेंटिमेंटल इमोशनल पॉइंट था, आई थिंक वो बहुत सारे लोगों को टच भी किया होगा। लेकिन उन्होंने जो कहा ना कि जटाई से कहते हैं मेरे पास जादू का चिराग नहीं है, दूरबीन लगाकर पीडीएम के जलसे देखते हैं। बच्चों की अहलियत ये है कि आपको तिगनी का नाच नचा दिया, आपकी रातों की नींदें हराम कर दी, महंगाई को घर भेजने के लिए इमरान खान को घर भेजना जरूरी है। ये बातें भी उन्होंने उसी सेंटिमेंटल और इमोशनल फील के साथ, बच्चों वाली उन्होंने बात की ना कि आपको तिगनी का नाच नचा दिया, तो बिलावल भी पीछे से क्लैप कर रहे थे। खैर, मरियम नवाज़ क्या कहा आपको वो सुनाते हैं। एक हारा हुआ शख्स, एक शिकस्त खोरदा शख्स, उससे कोई भी बात करो तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा। पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। दूरबीन लगाकर पीडीएम के जलसे देखता है और स्टेज पे दूरबीन लगा के देखता है कि कौन सा लीडर बैठा है, कौन सा नहीं बैठा। और अगर मर्दान के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। मैं बताऊं इन बच्चों की अहलियत, तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। इन बच्चों ने तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दी हैं।
जी, तो ये वो बात थी जिस पे बिलावल भी खासे जो है मुस्कुरा रहे थे, खुश नजर आए। बात कर लेंगे वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फवाद चौधरी साहब, कहिएगा मौलाना फजलुर रहमान का ना पहुंचना आप इसको कैसे देखते हैं, और फिर मरियम की क्लैरिफिकेशन कि अगर बिलावल नहीं पहुंच पाते तो इसको ये ना समझा जाए कि हमारे दरमियान कोई फूट है। आप समझते हैं कि क्लियर करना पड़ रहा है अपनी पोजीशन को पीडीएम को? देखिए, सबसे पहले तो आपने मरियम बीबी की ये जो अभी तकरीर सुनाई है जी, तो पहला सवाल ये बनता है कि मरियम बीबी हैं कौन, उनकी अहलियत क्या है। क्या इस 2020 जब खत्म हो रहा है और दुनिया में बादशाहतें जब खत्म हो रही हैं, क्या पाकिस्तान में हम सल्तनतें रिवाइव करने जा रहे हैं? क्या दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, इसकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है ये कोई इंटर्नशिप है जो हमने पुराने वजीर आज़मों के बच्चों को बतौर तोहफा देनी है कि वो तशरीफ लाएं, अपनी पहली नौकरी जो है वो पाकिस्तान की वजारत उज़्मा से शुरू करें, और इस कॉम्प्लेक्स रीजन के जहाँ पाकिस्तान है, इन बच्चों को, इन लोगों को, इन्होंने जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी, इन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, इन्होंने जिंदगी में अपना किचन तक खुद नहीं चलाया, अब्बू के पास सारी उम्र नहीं है, इनकी ये जुर्रत कैसे हुई कि ये एक जलसे से खिताब फरमाती फिरें, अपने आप को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे पेश करें और इमरान खान को चैलेंज करें। ये सारे लोग जो इस वक्त जमा हुए हैं अपने अब्बुओं की पैसों को बचाने के लिए आप एक एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पाकिस्तान के वजीर आज़म के ओहदे के लिए पेश करना ये पाकिस्तान की तौहीन है, पाकिस्तान की आवाम की तौहीन। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, सियासत करना तो हर एक का हक है, तो पीडीएम की पार्टीज हैं उनका भी हक है, लेकिन मसला ये है आपकी जो तहरीक है ना उसका कुछ जमहूरी उसमें कुछ असलूब है, ना उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। जब एक तहरीक जिसका ना वो जमहूरी हो ना वो आईनी हो, वो कैसे चल सकती है? लिहाजा इसीलिए वो अपनी मौत खुद मर रहा है। ठीक है, फवाद चौधरी साहब ये भी फरमाइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब कुछ और कहते और समझाते दिखाई दिए, किसको समझा रहे थे वो, और जो वो समझा रहे थे क्या वो आपको लगता है वो थॉट प्रिवेल करेगी, और आइंदा आने वाले सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो कितने अहम है? उन्होंने एक और बात भी की कि हमने तो परवेज़ मुशर्रफ को प्रेसिडेंट हाउस से निकाल दिया था, तो ये न्याजी क्या चीज़ है? तो उनकी इस कॉमेंट के ऊपर भी आप क्या फरमाएंगे? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मुशर्रफ को जिन्होंने निकाला था उनका सबको पता है, और मुशर्रफ साहब के ऊपर तनकीद करते हुए तो उनको शर्म आनी चाहिए। ये तो उनका गलत पॉलिटिकल फैसला था कि उन्होंने दोबारा जरदारी को चांस दिया कि वो यहाँ पर आके हुकूमत बना सके, लेकिन उसके नतीजे में जरदारी साहब तो इतने माशाल्लाह महान सियासतदान हैं। एक वफाकी जमात जिसकी जो लीडर थी, जो बेनज़ीर भुट्टो जिसकी लीडर थी, जो चारों सूबों की लीडर थी, जो वफाक की अलामत थी, जरदारी साहब ने 5 साल में उस पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया। वो पार्टी वफाक की पार्टी से पहले सिंध की पार्टी बनी और अब बड़ी तेजी से सुकड़ के अंदरूने सिंध की पार्टी बन के रह गई। इतने वो महान सियासतदान और इतने महान स्ट्रेटेजिशियन। बिल्कुल ठीक। फवाद चौधरी साहब ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त अपोजिशन बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, खासतौर पे मरियम नवाज साहिबा की बात कर लीजिए। आप इंटर्नशिप की बात कर रहे थे, वो वज़ीर आज़म के इस बयान को कि बगैर तैयारी के हुकूमत में नहीं आना चाहिए, उसको खासा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं थी तो आप क्यों आए? देखिए, वज़ीर आज़म किसी भी बयान को आप उठा के आधा बताएं और आधा कॉन्टेक्स्ट बताएं ना तो उसको घुमाया जा सकता है, और वज़ीर आज़म के बयान को भी यही, इसके साथ भी यही हुआ है। वज़ीर आज़म एक बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म की बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि ट्रांजिशन कैसे होनी चाहिए और ट्रांजिशन से पहले किस तरह से ब्रीफिंग्स जो होनी चाहिए ताकि जब आप हुकूमत में आएँ तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या मामला है। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हुकूमत में आप नहीं आते तो आपको कभी पता नहीं चलता कि पाकिस्तान के बिजली के मुआहदे किस कीमत पे हुए हैं, और आपकी बिजली जब महंगी होगी
और आपको पता ही नहीं कि आप इसके पीछे मामला क्या है, वजहात क्या है, तो आप कैसे इसको डिटरमिन करेंगे? अमेरिका में आपको सदर बनने से पहले ये तमाम ब्रीफिंग दी जाती हैं ताकि आप एग्जैक्टली मसाइल से आगाह हों। लेकिन बहरहाल दोबारा जिस तरह मैंने कहा, मरियम नवाज कौन होती है तहकीक करने वाली? उनकी क्या पॉलिटिकल हैसियत, उनकी क्या है, उनकी वैसे तजुर्बा क्या है? उन्होंने मुझे आप बताइए ना कि एक खातून जिन्होंने जिंदगी में कभी अपना किचन तक खुद ना चलाया हो, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई नौकरी ना की हो, कुछ ना किया हो, सवाए जेवर पहनने के, महंगे मेकअप करने के, महंगे कपड़े पहनने के, उनकी क्या क्वालिफिकेशन? और मैं तो जरूरत पे हैरान होता हूँ कि वो पहली नौकरी करना चाहती हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, और पाकिस्तान के लोगों का भी, जो लोग इनके जलसों में भी जाते हैं। खैर इसीलिए आपने देखा कि लाहौर, गुजरांवाला लोगों ने बड़ा मुस्तरद किया और हर जगह के ऊपर जो है वो मुस्तरद हुए, लेकिन बहरहाल जो लोग जाते भी हैं उनकी अकल पे भी मातम ही किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे इन तमाम जलसों के एक सैड पार्ट ये है कि ये उस टाइम पे हो रहे हैं जब पूरी दुनिया को एक ऐसी वबा ने अपने घेरे में लिया हुआ है जिसमें समाजी फासला सबसे बेहतरीन और इफेक्टिव जिसे कहना चाहिए ना SOP है, जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मौजूद थे, मैं उनको देख रहा था पूरे जलसे में कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। और सिंध के अंदर जो आप देखती हैं कि अखबारों में ऐड भी आते हैं कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, स्कूल बंद हैं, कारोबार के लिए ये शराइत हैं। बड़ा इज्तिमा था और बड़े इज्तिमा में वज़ीर आला सिंध सब स्टेज पर खड़े होकर मुआयना कर रहे थे, जबकि ज़हन में रहे कि नई किस्म का कोरोना वायरस जो है ये बरतानिया से यूरोप, जापान और कनाडा में भी फैलने लग पड़ा है। फ्रांसीसी वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि बरतानिया से फ्रांस आने वाले शख्स में नए कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। उधर सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। स्पेन में फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दी गई है। स्पेन 12 हफ्तों में वैक्सीन की 45 लाख खुराकें हासिल कर लेगा। और इसके बारे में बहुत सारे और ऐसे ममालिक हैं जिनके बारे में बात की जा रही है कि वहाँ फाइजर वैक्सीन जो है वो लगाने का अमल शुरू हो चुका है। जिसके हम जानते हैं बरतानिया वो पहला मुल्क है जिसने कि फाइजर वैक्सीन जो है वो लगाना शुरू की थी। और हम बात कर लें तो मेक्सिको में भी जो फाइजर वैक्सीन है उसे लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। अब अर्जेंटीना ने भी वैक्सीन हासिल कर ली है। और ये जो नई किस्म है इसकी जो बात हो रही है रोज़ाना की बुनियाद पे, बल्कि घंटों की बुनियाद पे पता लगता है कि फ़लाँ मुल्क में भी वो किस्म फैल गई, फ़लाँ मुल्क में भी किस्म फैल गई। जबकि कोरोना के वार अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना मजीद 55 जाने ले गया। और अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात कर ली जाए तो 1974 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 39,488 है। इसका मतलब ये है कि बड़ी तेज़ी से फैलाव हो रहा है। और वजह यही है कि हम नज़रअंदाज करते हैं SOPs को। शादियाँ हो रही हैं हमजा, और मैं देख रही हूँ कि लोगों का ये नज़रिया है कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, एक मौका खुशी का ये भी हम ना करें। और वो उस तमाम हकूमती जो एक हिदायत हैं या फिर समझे महकमा सेहत की या दुनिया की जो एक हिदायत है सबको नज़रअंदाज करते हुए अपनी और लोगों की जान से। और हम दूसरी लहर को जितना बता रहे हैं कि ये सख्त है या शदीद होगी, उतना हम जो है एहतियात का दामन भी छोड़ते जा रहे हैं। जो पहली लहर में हमने एहतियात की थी, हम शायद उसका 10% भी एहतियात नहीं कर रहे। ये जो आंखों से मैं देख सकता हूँ, मैंने तो यही देखा है कि लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे। जी, तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट एडी ग्रुप डॉक्टर महमूद शौकत से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महमूद शौकत एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा क्या पाकिस्तान में भी कोरोना की नई किस्म का मरीज जो है वो कंफर्म हो चुका है? कोई इसके बारे में इतलात हैं कि ये वायरस पाकिस्तान में आया है या अभी तक नहीं आया? देखिए, ये जो डिक्लेरेशन होती है कि कोई नई वायरस की किस्म आ गई, उसके लिए आपको बहुत सा काम करना पड़ता है। उनकी सारी जीनोम आपको स्टडी करनी पड़ती है। फ़िलहाल जो ख़बर गर्दिश कर रही है वो डॉक्टर अताउर रहमान के रेफरेंस से है, जिन्होंने डाउ यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन वो ये म्यूटेशन नहीं है। असल बात ये है कि जो RNA वायरसेस होते हैं इनमें मुसलसल म्यूटेशंस होती रहती हैं। सो नए वायरसेस तो आते रहेंगे। इनमें से अमूमन 90-95% म्यूटेशन ऐसी होती हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं होती।
और वो एक साइंटिफिक नॉलेज के तौर पर उनको स्टडी किया जाता है। लेकिन कुछ यूनिक म्यूटेशंस होती हैं जिनसे बीमारी की नौइयत भी तब्दील हो सकती है, उसकी शिद्दत भी तब्दील हो सकती है और उसमें फैलने की जो ताकत है वो भी तब्दील हो सकती है। सो जो बरतानिया में वायरस में म्यूटेशन हुई उसमें ये देखा गया कि उसके फैलने की ताकत शायद, अभी तक वो भी हतमी तौर पे नहीं कह सकते, उन्होंने भी यही कहा है कि जिस हिस्से में वो फैला वहाँ पर आबादी गुंजानाबाद थी और अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका कि क्या वाकई उसकी फैलने की शिद्दत में इजाफा हुआ है। मगर ये शक का इजहार किया जा रहा है कि जिस तेज़ी से वो वायरस फैला, लगता ऐसा है कि उसके लिए आसानी है ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करना। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। पाकिस्तान में अभी तक जी वो म्यूटेशन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई, लेकिन जो जिसकी वजह से बहुत सा कंफ्यूजन फैल रहा है वो डॉक्टर अताउर रहमान साहब की वो स्टेटमेंट है कि हमने म्यूटेटेड वायरस देखा। उसमें कोई शक की बात नहीं, छोटी मोटी म्यूटेशन वायरसेस में होती रहेंगी और ये सारी म्यूटेशन अभी तक जो रिपोर्ट की जा रही हैं ये वायरस के एक खास हिस्से में जो स्पाइक प्रोटीन कहलाता है उसमें है। सो ये कॉमन फैक्टर है उन म्यूटेशन में जो हमारे यहाँ भी देखी गई, लेकिन अभी तक स्पेसिफिकली वो म्यूटेशन जो बरतानिया में देखी गई उसका कोई केस पाकिस्तान में नहीं आया। उसकी एक वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा वायरस की स्टडी नहीं करते क्योंकि हमारे इतने वसाइल नहीं है, हमारी इतनी रिसर्च लैब्स नहीं है। लेकिन जो बरतानिया से लोग आए हैं उनके वायरस की जीनोम्स स्टडी की जा रही हैं, अभी तक कोई हतमी नतीजा नहीं आया। हतमी नतीजा नहीं है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन पे बात करने से पहले ये बता दीजिएगा कि जिस तरह ये ख़तरा ज़्यादा है कि ये तेज़ी से फैलता है, क्योंकि अभी ये स्टडी ही है, कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते, तो क्या हमें परवाज़ें बंद कर देनी चाहिए मुख्तलिफ ममालिक से, जिस तरह से हमने बरतानिया के साथ जो है मुअत्तल कर दिया, अपना जो परवाज़ें थी मुअत्तल कर दी गई, बिल्कुल क्या बाकी ममालिक से कर देना इसका हल होगा कि पाकिस्तान में आई ना? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा बॉर्डर बंद करने में हमने खासी देर कर दी थी। जी हाँ, असल बात यह है कि अब ये दुनिया में फैल रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया इनमें म्यूटेशंस खुद ब खुद भी होती रहती हैं। सो ये कहना तो नामुमकिन है कि हमारे यहाँ वायरस में कोई ऐसी म्यूटेशन नहीं होगी जो इंडिजिनस म्यूटेशन होगी और जिसमें वायरस पहले से ज़्यादा ख़तरनाक अपनी हैयत नहीं तब्दील कर सकता। लेकिन वक्ती तौर पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स करने में हर्ज कोई नहीं है ताकि फौरी तौर पर हमारे जो मेडिकल रिसोर्स हैं वो डिप्लीट ना हों। कम अज़ कम सर्वेलेंस को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं समझता कि फ़्लाइट बंद करना कोई इतना अहम वाक़या होगा, सवाए उन ममालिक से जहाँ पर वो आइडेंटिफाई हो और जहाँ पर शिद्दत ज़्यादा हो। क्योंकि देखें, बात यह है कि ये सारी साइंटिफिक डिस्कशंस हैं। असल बात यह है कि अभी तक जो चीज़ साबित हुई है वो ये है कि आपने इस वायरस को अपने आप तक पहुँचने से रोकना है और उसके लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनना है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम चाहे सारे मुल्क से अपने आप को काट लें, हम फिर भी महफूज नहीं होंगे। तो प्रायोरिटीज़ के मुताबिक हमें प्रिजम्पशंस की बजाय जो अटल हकीकतें हैं उन पे जोर देना चाहिए। अगर वायरस आ भी जाए और हम उसको मौका ना दें फैलने का। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे हम बता रहे हैं कि पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक जो हैं वो अब उस दौड़ में कम से कम हैं कि पैन नंबर 1, 2, 3, 4 के उनके यहाँ वैक्सीन जो है वो कब लगेगी। पाकिस्तान में कब तक हम तवक्को और उम्मीद रखें कि वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो सकता है? और दूसरा ये कि ये जो वैक्सीन अब बन रही हैं ये जितनी तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है और इसके वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, ये वैक्सीन उन तमाम बदलते हुए वायरसेस पर भी असरअंदाज होंगी, उनके लिए भी मौसर होंगी, या फिर ये वायरस जो है ये फ्लू वायरस की तरह हर 2, 4, 6 महीने के बाद या हर सीजन में लगानी पड़ेगी हमें? हाँ, देखिए बात यह है कि आरएनए वायरसेस का बिहेवियर बड़ा डिफरेंट होता है। जिस तरह अब ये मीजल्स है, आप जो देखते हैं आम हमारे यहाँ मीजल्स की वबा फैलती रही। मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जो आरएनए वायरस है, कोरोना वायरस है, इसी फैमिली का वायरस है, लेकिन मीजल्स में एक दफ़ा इन्फेक्शन होने के बाद दोबारा नहीं होती, सो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती। जबकि बाकी फ्लू भी एक कोरोना वायरस है, ये जो सार्स था वो भी कोरोना वायरस था, इनमें इम्यूनिटी होती ज़रूर है, लेकिन ये आपको पता है कि एक एक साल में भी लोगों को फ्लू 2-2, 3-3 दफ़ा भी हो जाता है। सो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, इसकी इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होगी या नहीं होगी। ये वो डिस्कशन है जो हम अभी कर नहीं सकते क्योंकि इसके लिए हमको वक्त दरकार है। इसके लिए हमें इसका बिहेवियर और लोगों की इम्यूनिटी का बिहेवियर स्टडी करना दरकार है, जो कि
सारी दुनिया में हो रहा है। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सार्स वायरस की भी 15-15, 20-20 साल बाद लोगों में टी सेल पाए जाते हैं, बी सेल पाए जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अंदाजे लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है और लोगों में मज़ीद अफरा तफरी फैलाने की ज़रूरत नहीं। वैक्सीन उम्मीद है कि इसकी बाकी वेरिएशंस पर भी इफ़ेक्टिव होगी और कम से कम बीमारी की शिद्दत को ज़रूर कम करेगी। उसका ये मतलब नहीं होगा कि आपको बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी शिद्दत में कमी यकीनन होगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महमूद शौकत साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और कोरोना की जो अहम सूरत हाल है जो लोगों को परेशान कर रही है, हम सारे परेशान हो रहे हैं नई किस्म की वजह से, उस पर वो कह रहे हैं प्रिजम्पशंस हैं, प्रिजम्पशंस पे नहीं जाना चाहिए। हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो एहतियात है, वो हमें पता है, तो फिर हम एहतियात ही कर लेते हैं। टाइम फॉर ब्रेक की बात मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और यकीनी तौर पर आप भी बड़े कंसर्न होंगे इस मामले को लेकर कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। ये इस वक्त वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो बच्चों का भी है, जो पेरेंट्स का भी है और जो सबसे बढ़कर स्कूल्स का है कि उनके बारे में क्या फैसला जो है वो किया जाएगा। तो आलमी वबा की जो बदलती सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स जो हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने तजवीज़ दी है कि इस वक्त आलमी वबा की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल में तालीमी इदारे खोलने नहीं चाहिए, हुकूमत को इन्हें मज़ीद बंद रखना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि हमने 1 जनवरी से स्कूल खोल देना है। बिल्कुल सही, लेकिन इस तमाम तनाजुर में अगर देखा जाए तो यूरोप जहाँ पे 4th डिग्री लॉकडाउन की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी उन्होंने भी स्कूल बंद नहीं किए। हालांकि अब जबकि वहाँ पे एक नया वेरिएंट भी आ गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 70% से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, वहाँ पर ये चीज़ अब ये कंफर्म हो गई है कि बच्चों को इफेक्ट करने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन अभी तक स्कूल बंद करने का फैसला जो है वो नहीं किया गया। वो अगर मैनेज कर रहे हैं तो वो और जगहों पे मैनेज कर रहे हैं जहाँ पे कि ज़्यादा हजूम को किया जाए। सो इस हवाले से हमने बातचीत करनी है और हमारे साथ हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, फरमाइएगा कि आपका क्या ख्याल है। शफकत महमूद साहब ने ट्वीट तो किया था कि वो एक मीटिंग बहुत जल्द कर रहे हैं और उसमें फैसला किया जाएगा कि क्या स्कूल्स खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, जबकि आप लोग ये कह रहे थे कि अगर स्कूल ना खोले जनवरी में तो फिर हम जो है वो हड़ताल करेंगे। तो अब कहाँ पे खड़े हैं आप लोग और क्या इस बारे में कोई एक फैसला साजी हो चुकी है, आपस में कोई म्यूचुअल कंसेंसस है कि क्या होगा? देखिए, जिस हवाले से भी आप ये अभी हवाला आपने दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है। मैं माजी में भी लास्ट भी आपके प्रोग्राम में यही मैंने गोशे गुजार किया था कि इसकी बुनियादी वजह भी जो ये हुकूमत और जो हमारी बड़ी बड़ी जो अपोजिशन पार्टीज हैं ये वो है। और इन हालात में जब आप खुद ही नहीं कंट्रोल कर रहे, पूरा पाकिस्तान खुला, सिर्फ अकेला तालीमी अदारे जो है SOPs पे अमल दरामद किया गया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर्स और NCOC के चेयरमैन सब ने ये कहा कि तालीमी अदारों में SOPs का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ, बल्कि हमारी सिविल सोसाइटी, पेरेंट्स, बच्चे सब एजुकेट हुए कि कैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अब इन हालात में अगर ये फिर अपनी ही मर्जी करेंगे, स्टेक होल्डर्स की राय को अहमियत नहीं देते, और आप ये देखें कि पूरी दुनिया में कहीं तालीमी अदारे बंद नहीं हैं, जहाँ खतरनाक हद तक भी जो है कोरोना पहला लॉकडाउन किया लेकिन उन्होंने तालीमी अदारे बंद नहीं किए। इवन के यूरोप, UK, USA कहीं पे बंद नहीं। पाकिस्तान की सूरत हाल तो इस लिहाज से पिछले अगर एक हफ्ते के आप एनालिसिस कर रहे हैं तो 9.4% से ये कम होकर 5.5% पे जो रेशो है एक्टिव केसेस की और जो न्यू केसेस हैं या डेथ रेट की, ये कम हुई है। अब जो कल आपने एक देखा, इतना बड़ा एक इज्तिमा कल भी सियासी हुआ है और इस तरह के सियासी इज्तिमा तो मुसलसल हो रहे हैं। तो असल तो अभी आप किसी प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यही दो चीजें हैं जिसके साथ हम इस वक्त चल सकते हैं। और जो सेकंड वेव आई है इसके अंदर सबसे जो इसका फैलाव आल्दो ज्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें कोई सीवियरिटी नजर नहीं आई, खासतौर पे बच्चों के हवाले से। पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में तो बच्चों के हवाले से खासी जो है वो सेफ कंडीशन है। तो इन हालात में तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन उम्मीद करती है कि हमारी जो वज़रा तालीम है
ये इस औलादों को, नस्ल को, जो हमारे 7.5 करोड़ बच्चे हैं, इनको जीने का हक देंगे, तालीम का हक देंगे और मेहरबानी करेंगे कि तालीम के जो सिलसिले हैं वो शुरू हों, क्योंकि यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, वर्ल्ड बैंक, जो सब ने ये कहा है कि जो तालीम का नुकसान है वो कोरोना से बड़ा, कोविड से बड़ा नुकसान है। और यूनिसेफ ने यहाँ तक कहा कि हमारा 4 करोड़ बच्चा मुस्तकिल तालीम से दूर हो जो है होने का चांस है, उनके जो असरात हैं। हमारा 15 लाख में से 7 लाख टीचर ये फील्ड छोड़ चुका है। 1 करोड़ 30 लाख बच्चा जब स्कूल रीओपन हुए तो वापस नहीं आए, तो इसकी रिकवरी नहीं होनी। 10,000 स्कूल बंद हुए हैं, 20 से 25,000 स्कूल मजीद बंद होंगे। अगर इनका जो प्लान है कि जिस तरह भी अताउर रहमान साहब का मैं एहतराम बहुत करता हूँ, लेकिन इनकी इन बातों से हमारे जो खदशात हैं उसको तकवीयत मिली है। ठीक है काशिम मिर्जा साहब, यहाँ पर ये बता दीजिएगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां, लेकिन बच्चे जो हैं वो घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं, बर्फबारी के नज़ारे कर रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है, पेरेंट्स साथ लेके निकले हैं। लेकिन जिस वक्त स्कूल खोले गए पहली लहर के बाद, तो हमने ये देखा कि स्कूल की जानिब से ये कहा जा रहा था कि बच्चों को, छोटे बच्चों को SOPs पर अमल करवाना आसान काम नहीं है और ये स्कूल्स के लिए 100% जो है पॉसिबल नहीं है कि वो करवा सकें इसको। और अब जो नई हम बात कर रहे हैं किस्म की, वो बच्चों को अफेक्ट कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो ऐलान कर रही है कि हम स्कूल खोल देंगे, जिम्मेदारी लेगी बच्चों की कि अगर उनको कोरोना वायरस होता है? देखिए जी, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने तो पहले भी साबित किया है, हमने जिम्मेदारी के साथ अमल दरामद किया है। 15 अगस्त को हमें तालीमी इदारे खोले, SOPs के ऊपर अमल दरामद यहाँ तक हुआ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने और जो NCOC के चेयरमैन जो है उन्होंने कहा, फिर शफकत महमूद फेडरल मिनिस्टर और तमाम वज़राए तालीम ने कहा कि जी बेहतरीन इस्तेमाल अगर हुआ तो तालीमी इदारों का, और उनमें वो छोटे बच्चे जो प्री स्कूल में थे या प्राइमरी सेक्शन में थे उन्होंने किया। देखिए बच्चों को एजुकेट किसने करना है? टीचर्स ने करना है। और आपको ये भी पता है कि वो पेरेंट्स से ज्यादा टीचर की बातों को अहमियत देते हैं। यही वजह कि मेरा पेरेंट जब वो बच्चे एक बाइक पे, कार में 4-4, 5-5 बच्चे जब इकट्ठे लेकर आते थे, कोई SOPs का जो था ख्याल नहीं होता था, लेकिन जैसे वो स्कूल की बिल्डिंग में एंटर होते थे सबसे सेफ प्लेस होती थी। सबसे ज्यादा आपको जहां पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिला है वो है तालीमी अदारे। यही वजह है कि 2 लाख से ज्यादा आपको पता है रैंडम टेस्टिंग हुई, जिनमें से 400 के करीब पूरे पाकिस्तान के तालीमी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये इशू निकले। लेकिन उनमें से भी जो तालीमी स्कूल थे वो 90 थे जिनमें केसेस ऐसा में 90 में से 80 वो थे जो कि पब्लिक स्कूल थे जिनको SOPs पे जिन्होंने अमल दरामद नहीं किया था। फिर भी वहां पे इसलिए सबसे कम रेशो थी कि एक तो SOPs के हवाले से एजुकेट किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का ख्याल रखा, और सबसे बड़ी बात WHO कहता है 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा है, और क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतरीन होता है। बिल्कुल काशिफ साहब, अगर दुनिया की बात करें ना तो वहां पर तो स्कूल्स ने माफ भी कर दी फीसें। अगर स्कूल खुले हैं तो उन्होंने पेरेंट्स को ये नोटिस भी भेज दिया कि आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम समझते हैं कि इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। हमारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। स्कूल्स ये तो कहते हैं कि स्कूल्स खोल दिए जाएं, लेकिन वो किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट या रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 2, अगर गवर्नमेंट ये फैसला नहीं करती स्कूल खोलने का तो आपका लाया अमल क्या होगा? क्या आप सिर्फ 11 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं? गवर्नमेंट का फैसला कुछ भी हो, आपका फैसला अटल है कि आपने स्कूल खोलने ही खोलने, और ये कन्फ्रंटेशन जो है ये होगी फिर? जो आपका क्वेश्चन का हिस्सा वो जरा बता दूं, जिन कंट्रीज की हम बातें कर रहे हैं ना वो हैं जो कि बाकायदा सोशल स्टेट्स हैं। वहाँ जिन लोगों को घरों में भी बिठाया गया उनको, चाहे वह UK है, यूरोप है, USA है, हर एक ने उनको घर बैठ के उनकी सैलरीज, बल्कि आम अर्निंग से ज्यादा सैलरीज दी है। एक तो पहली बात ये है। तालीमी अदारों को सपोर्ट वहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड तमाम होते हैं। अगर कोई प्राइवेट भी चला रहा है और वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर की जो है सपोर्टिंग वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 25A आर्टिकल तो है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर 25 टैक्सेस अदा करता है, लेकिन इसको सपोर्ट किसी जगह से नहीं मिलती फाइट फीस के। वो भी पूरे पाकिस्तान में वहाँ तालीमी इदारे थे जिनको 20% फीस कट करने का कहा गया, हमने की, किसी और शोबे में ऐसा नहीं हुआ। अब अगर जो ये बात जो की जा रही है ना कि जी घरों में हमने नहीं बिठाया होता, और यही वजह है कि जो 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए, क्योंकि उनका कैश फ्लो जो था वो बंद इसलिए हुआ कि हमारे मिनिस्टर्स ने कहा फीस ना जमा करें। पेरेंट्स ने तो उस अरसे की फीस जमा ही नहीं करवाई। ऑब्वियसली जो अब भी घर बैठेंगे फीस तो नहीं वो जमा कराएंगे, और हमारे पास नेट फैसिलिटी जो है वो 2 से 3% स्कूलों के बच्चों को हासिल है। बाकी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो नेट फैसिलिटी है वो 14% है, जिनमें से जो हाउस होल्ड आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो लिहाजा जब तक आप तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे ये मुमकिन नहीं है। अब जो स्कूल खुले हुए हैं
जिन स्टेट्स में खुले हुए हैं वो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास नेट फैसिलिटी हमसे बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम को वो उन्होंने भी इग्नोर नहीं किया, क्योंकि एक स्कूल इन्वायरमेंट का नाम है। अब आपने दूसरी तरफ आपकी जो बात है कि ऑब्वियसली देखें, हम तो पहले 1 साल से ज्यादा हो चुका है, बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप सब कुछ अगर खोल रहे हैं, या तो कह दें कि बच्चा मेरा जो है ना पार्क में निकले, उसको घर से बाहर निकलने की इजाजत ना दें। हम भी कह देंगे ठीक है जी, गवर्नमेंट ने बड़ा जबरदस्त एक स्टेप ले लिया, बच्चा तो घर से बाहर है हर जगह, वो शादी में है, वो पार्क में है, वो मॉल में है, हर जगह है। तो फिर तालीम के दरवाजे अगर आप बंद करेंगे तो फिर तो हम इसको बदनीति समझा जाएगा। लिहाजा मैं तो अपनी 7.5 करोड़ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास ना टीचर है, ना नेट है, ना एजुकेशन फैसिलिटी है, तो उसके आईनी हकूक के लिए हम निकलेंगे, इंशाल्लाह निकलेंगे। बाप होने के नाते, वालिदैन होने के नाते हमारा फर्ज है। और मैं एक आखिरी बात जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा, 87% गैलरोप सर्वे के मुताबिक वालिदैन भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। तो इन हालात में गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर आपके जलसे जुलूस इसी तरह ही रहने हैं तो ये तो कोरोना तो ये जानबूझ के फैला रहे हैं। गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। काशिम मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और वो अपनी बात पे कायम है। नहीं, और उनकी बात जो है ना मुकम्मल गलत भी नहीं हम कह सकते हैं, वो सही कह रहे हैं। इसलिए कि जब बच्चे जो हैं वो बाकी सब कुछ कर सकते हैं तो फिर पढ़ क्यों नहीं सकते। ये और बात है कि अगर वालिदैन बच्चों को लेकर इतनी लापरवाही से घूमते फिरते हैं और तो फिर वो खुद ही शिकार होंगे ना। लेकिन ऐसा बच्चा या ऐसे खानदान का बच्चा जब स्कूल चला जाता है तो वहां से किसी दूसरे ऐसे बच्चे को भी लगा सकता है जिसके हो सकता है घर में SOPs को फॉलो किया जाता हो, लेकिन वो बच्चा वहां से वो वायरस लेके घर चला जाए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके आगे वालिदैन या और लोग ऐसे हो जो कि इन्फेक्ट हो सके, या टीचर्स इन्फेक्ट हो जाए जो हुई भी थी कम तादाद में ही सही। सो ये एक खदशा और ख़तरा हमेशा मौजूद रहेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अभी हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और शहर में सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड भी टूट सकता है। चले, कराची वालों को अब सर्दी देखने के लिए लाहौर आने की जरूरत नहीं है, इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं पे स्वेटर शेटर निकाल के तैयार हो जाए, इसलिए कि जो कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आ सकता है और पारा जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहने का इम्कान है। 2013 में कराची का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो चुका है और इसे 7 साल का कह रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है वो हो सकता है टूट जाए। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिश तो हम दोनों ने खुद भी देखी कि बारिश कितनी हुई, लेकिन बर्फबारी भी हो रही थी। और अब जो हवा चल रही है ना हल्की हल्की, तो उससे आपको वो जो बर्फ की एक वो होती है फील, वो होती है। इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ लाहौर में भी ठंड जो है वो बाकायदा से हड्डियों में उतरती हुई सर्दी, उस तरह सा का फील है उसका। साथ आप थोड़ी सी एहतियात भी करें, क्योंकि आदत नहीं है उतनी सर्दी की, तो वो फिर एहतियात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो धुंध पे सफ़र कर रहे हैं, हम उनको बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र नहीं करना और सफ़र का दौरानिया ज़रूर देखना है। ज़्यादा सुबह अर्ली यानी आपने और रात में सफ़र ना करें तो बेहतर है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वफाकी काबीना की जानिब से मरदमशुमारी जो थी 2017 की, उसके नताइज को तस्लीम कर लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने उसको तस्लीम करने से इनकार करते हुए हुकूमत छोड़ने का इंदिया भी दिया था। और इसमें जो अहम बात है ना वो ये है कि ये मरदमशुमारी के जो नताइज हैं ये वफाकी काबीना की तरफ से मंजूर करदा ये मरदमशुमारी है। और हमें अगर इसकी तरफ देखें तो कराची के साबिक नाज़िम और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने भी मरदमशुमारी के नताइज को अक्सर मुस्तरद कर दिया है, जबकि गवर्नर सिंध जिनका ताल्लुक डेफिनेटली PTI से है, उन्होंने भी MQM के मुतालिबात को दुरुस्त करार दे दिया। यानी वो भी अपनी ही हुकूमत का जो एक फ़ैसला है उससे डिफ़र करते हमें दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल में ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि 19 साल बाद होने वाली मरदम खाना शुमारी 2017 के नताइज भी मुतनाज़ हो गए हैं। और MQM पाकिस्तान हमेशा से ये बात करती रही है पहले दिन से, और मरदमशुमारी 2017 के नताइज पर सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों और हल्कों की तरफ से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। इस हवाले से हम बात करेंगे
MQM पाकिस्तान के रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। रेहान हाशमी साहब, कहिए, हुकूमत ने, आपकी इत्तेहादी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरदमशुमारी के हवाले से जो MQM के मुतालबात हैं वो अभी तक तो नहीं माने हैं कि उन्होंने मंजूरी दी थी। आगे अगर मुतालबात नहीं माने जाते, MQM पाकिस्तान का क्या लाएअमल होगा? हुकूमत छोड़ दी जाएगी? बातचीत चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद की जो एक अहम कंपोनेंट था, उसमें एक पॉइंट हमारा ये भी था कि मरदमशुमारी दोबारा कराई जाएगी, क्योंकि इस जो 19 साल बाद होने वाली मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और किसी भी शहर, किसी भी मुल्क के निज़ाम को, नज़्म व नस्क़ को चलाने के लिए मरदमशुमारी का सही मायने में ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि प्लानिंग हो सके। और क्योंकि हमारे अव्वलीन तरजीहात में मरदमशुमारी को दोबारा कराना था और ख़ास तौर पर अभी काबीना की तरफ से होने वाली मंजूरी और 4 नुकात के ऊपर जो उन्होंने प्रपोज़ल दिया है उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, फिर गवर्नर साहब का MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करना, लेकिन कोई सलूशन लेकर नहीं आना। हमारी बात की हिमायत और तायीद से कुछ नहीं होगा। अभी तो प्रैक्टिकली करके बताना है कि इसको कैसे आगे लेकर चलेंगे। हमारी बात की हिमायत ज़रूर की है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं, लेकिन जो कराची की खास तौर पर स्टेक होल्डर अपने आप को कंसिडर करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप्स, वो ना सिर्फ तनकीद करें बल्कि प्रैक्टिकली उसको अप्रोच करने के लिए MQM का कम अज़ कम यकजुबान होने की बात करें अभी। लेकिन अभी एम्बिग्विटी है और MQM के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। डायलॉग के ऑप्शंस अभी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग के ऑप्शंस के साथ साथ सियासी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। सियासी ऑप्शंस की थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा कि उसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं, क्योंकि आइंदा का लाएअमल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ैसला आ चुका है तो उस फैसले को तस्लीम करना या ना करना जो है ये MQM के उसमें जो आप नहीं कर रहे। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि अगले आम इंतखाबात से कबल आप नई मरदमशुमारी की, क्या आप नई मरदमशुमारी चाहेंगे की जाए? इसको तस्लीम तो आप कर नहीं रहे हैं, तो किस तरह से मामला जो है आपको तय होता दिखाई देता है? देखें, सियासी ऑप्शंस में तो ये है ना कि जो हमारी वजह थी इत्तेहाद की PTI के और या फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उसमें अव्वलीन वजह थी कि मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए। अब मरदमशुमारी ना होने की वजह से उसके नताइज, अर्बन प्लानिंग में मसाइल, फंड्स के एलोकेशन में मसाइल, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम तहस नहस, नज़्म व नस्क़ बर्बाद होने वाली बात कि आप किस तरह करेंगे, जहाँ पर पानी की ज़रूरत है वहाँ पर पानी की तरसील का कैसे निज़ाम बनाएंगे आप, वहाँ पर यानी कि गैर मुनसिफाना तकसीम होगी वसाइल की, और हो रही है वो अभी भी। इसी की वजह से ही तो मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, ये हमारी तरजीहात में से था कि PTI जो है फेडरल गवर्नमेंट इसको रीसेंसस की तरफ जाए, और ये मानते भी हैं, लेकिन उजलत में या बहुत सारी और भी रीज़न हो सकती है, उसको रीसेंसस की तरफ नहीं जा रहे। MQM के पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि जो हमारे लिए ज़रूरत थी, पाकिस्तान की ज़रूरत है और हमारे इत्तेहाद में उसका कलीदी किरदार था उस नुक्ते का, तो हम हुकूमत से अलहदगी का भी सोच सकते हैं, और ये बात वाज़ेह तौर पर भी कही गई थी। अब हुकूमत क्योंकि इसको देख रही है और उन्होंने इस बात का, उनके नुमाइंदगान ने यकीन दिलाया हमारी क़यादत को, तो हम उनकी तरफ से अब इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्या इंतजार किया जाएगा। रेहान हाशमी साहब, 2.25 साल आप लोगों ने इंतजार किया, मजीद आपने कितना वक्त दिया है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों को कि इतनी देर में अगर आप लोगों ने ये मसला हल ना किया तो हम इस्तीफे दे देंगे या फिर हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? कितना वक्त कराची वालों को बता दें, कितना वक्त? देखें, कराची वाले तो इंतज़ार की घड़ियां गिनी रहे हैं। 19 साल पहले वाले सेंसस को इंतज़ार करते करते गुजार दिया। आइन, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 10 साल के अंदर अंदर सेंसस हो जाने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती देखें कि 19 साल इंतज़ार किया। अभी दीगर बहुत सारी जो मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं, उनके वादे वईद पे तो पूरे टेन्योर गुजार दिए। इनको अभी 2.5 साल हुआ है। इस 2.5 साल में अगर 2-4 महीने मज़ीद अगर ये ग्रेस पीरियड ले रहे हैं इस बात का कि
ये डिसीजन लेते हैं और कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, और वो बीच का रास्ता कि जो कि मुल्क के लिए, शहर के लिए बेहतर हो, ये फरमाइएगा, उससे लोग मुस्तफीद हो सके। हुकूमत ने कोई डायलॉग किया है आपके साथ? क्या उन्होंने इंदिया दिया है कि वो अपने इस मौके पे, अपने इस फैसले पे नजरसानी कर रही है या करने का सोच सकती है? क्योंकि मुतअद्दिद बार इस्तीफों की बात जो है वो एमक्यूएम पहले भी कर चुकी है, लेकिन उसके बाद इस्तीफों की नौबत कभी आई नहीं। तो ये भी उन्हीं में से एक मौका होगा, या फिर इस दफ़ा वाकई सोचा जा रहा है कि कुछ ऐसा फैसला कर ही लिया जाए और उस पर अमल भी कर लिया जाए? देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के साथ जब इलेक्शन लड़ती है और जब जीतते हैं तो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में एक ट्रेंड है कि वो हुकूमत साजी में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं ताकि बेहतर हो सके, और अगर वो नहीं कर सके तो इससे बेहतर है बाहर आ जाओ। आपने देखा पिछले टेन्योर में पीपल्स पार्टी के साथ जो इल्हाक था और जो हमारे मुतालबात थे पूरे ना होने के ऊपर अलहदा होना, ये पॉलिटिकल एक सिस्टम का हिस्सा है। गवर्नर साहब का तवातुर से राब्ता है, जो मेरी मालूमात है हमारी क़यादत से, और उनकी तरफ से इस बात की हिमायत और इस बात की एश्योरेंस भी दी गई है कि इसका कोई ना कोई लाहेअमल बनाया जाएगा, लेकिन ताहाल इसके ऊपर कोई कंक्लूड नहीं किया गया है। और ये रेहान हाशमी साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि ये बहुत संजीदा मामला है, एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए बहुत संजीदा मामला है, कराची के लिए खासतौर पे बहुत संजीदा मामला है। अली जैदी साहब कह रहे हैं इत्तेहादियों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, क्या एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए छोटी मोटी बात है? हुकूमत किस तरीके से इसको परसीव कर रही है कि वो कह रहे हैं छोटी मोटी बातें होती रहती हैं? एमक्यूएम के लिए छोटी मोटी बात तो नहीं है, और कराची वालों के लिए छोटी मोटी बात नहीं है। कराची वालों के लिए कोटा सिस्टम के अजाब को सहना छोटी मोटी बात नहीं है। केपीटी के अंदर नौकरी निकलना और उसमें एक भी कराची की नौकरी ना होना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पर पानी की तरसील का मामला हो, K4 मंसूबे के तातुल का मामला हो, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ, ये छोटी मोटी बात कराची वालों के लिए नहीं है। कराची वालों को जो लंगड़ा लूला निज़ाम सिंध गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट का दिया, वो कराची वालों के लिए छोटी मोटी बात नहीं है। कराची के म्यूनिसिपल इदारे जो कि सॉलिड वेस्ट, जो कि कचरा उठाने का इदारा है, वो कराची के मेयर को ना देना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो उस चक्की में हम पिस रहे हैं कि जो दूसरों के लिए शायद छोटी मोटी बात नहीं हो, कराची वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, और हम इस बड़ी बात को अपने लिए तो बड़ा समझते हैं, और ये सीरियस संजीदगी से हम इसके ऊपर गौर भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, हमारे साथ थे, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और अपना मौक़िफ़ जो है वो दे रहे थे। लेकिन हमजा इस वक्त पीडीएम का जो चल रहा है ना, ऑन गोइंग सागा, उसमें गवर्नमेंट का ये फैसला जो ये अहम है, और सोच समझ के फैसला किया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो फरमाया है ना, वो भी बहुत अहम है। सो अगर इन तमाम कड़ियों को एक दूसरे से मिला के देखा जाए तो तस्वीर कुछ बनती बिगड़ती दिखाई देती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अवाम बहुत परेशान है क्योंकि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिजली महंगी बल्कि मज़ीद महंगी करने का इंदिया दिया है, और अंडों समेत रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कल मैं मार्केट में गई तो हमसा मतलब जितने की मुर्गी थी उतने के ही अंडे थे। सो ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी वहाँ पे, अंडे लिए जाए मुर्गी लीजिए। अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, वही वाला मामला है। तो दूसरी जानब अगर हम बात कर लें कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, FBR ने रवां साल दुगना टैक्स जमा करने का ऐलान भी किया है। एक नवीद सुना दी है। FBR के मुताबिक गुज़श्ता साल 16 अरब रुपए के मुकाबले में इस साल 31 अरब रुपए टैक्स वसूलियाँ हुई हैं, जो कि तकरीबन जो है डबल बनता है। लेकिन और अगर उन्होंने एक और ऐलान भी किया था कि इस साल टैक्स रिटर्न्स जमा कराने वाले टैक्स दहिंदगान जो है उनकी तादाद 21,90,000 तक पहुंच गई है, जो कि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 19,80,000 थी। ऐसे में सवाल ये है कि हुकूमत ये तो कहती है कि हमारा तरसील रिजर्व भी बहुत अच्छा हो रहा है, करंट अकाउंट हमारा जो है वो सरप्लस हो गया है, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं, तो फिर हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम क्यों नजर आती है? अवाम जो है वो क्यों गुर्बत और महंगाई का शिकार होते चले जा रहे हैं? ऐसे मस्बत इशारियों का क्या फ़ायदा जो अवाम को रिलीफ ना दे, अवाम की ज़िंदगी जो है वही आसान ना हो? बात फिर वही है कि गरीब आदमी की मईशत है, वो क्या सोचता है कि मेरे लिए मईशत क्या है। तो बात करेंगे माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुजम्मिल असलम साहब, आम आदमी ये सोचता है कि मुझे रोटी कितने की मिल रही है, मुझे अंडा कितने का मिल रहा है, मुझे सब्जी कितने की मिल रही है। जो मुस्बत आशारियों की बात हो रही है उसका अवाम को रिलीफ
क्यों नहीं मिल रहा, ये फ़र्क क्यों है? आवाम को क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर तमाम अशारिये मुस्बत हैं तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हो रही? देखिए जी, बात यह है कि जब चीज़ें मुस्बत होना शुरू होती हैं तो वो ऊपर से होना शुरू होती हैं। पहले कारोबार बेहतर होता है और फिर मैक्रो नंबर्स बेहतर होते हैं, फिर जो है एकदम उस पर जब ज़्यादा तेज़ी आती है तो फिर आम लेबर को या आम आदमी को जो है उसके फ़वाइद मिलते हैं। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है पिछले 10 सालों से बहरान का शिकार थी, बल्कि आपको 2019 के आखिर तक, मतलब आज से 8 महीने तक पहले भी जो है वो बहरान का शिकार रही है। और एकदम जो है कोरोना के बाद पाकिस्तान में जब ऑर्डर्स आना शुरू हुए, सारी चीज़ें हुई, तो अब सुनने में ये आ रहा है कि बाद शहरों में टेक्सटाइल की लेबर शॉर्ट है और जो है वहाँ पे लेबर नहीं मिल रही। और तो जब लेबर नहीं मिलती तो फिर लेबर का अपना मनमाना रेट होता है। तो ये एक सेगमेंट है। इसी तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन साइड है, कंस्ट्रक्शन साइड में भी जो है थोड़ी सी तवानाई आई थी, रवा दवा होना शुरू हो गई थी चीज़ें। मैं खुद कराची में हूँ, मेरे अपने जो है छोटे मोटे 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि लेबर इज़ सो एक्सपेंसिव और वो उनकी जो प्राइस है, जैसे कराची में पॉलिश और रंग करने वाला इस वक्त जो है शख्स 1500 रुपये दिहाड़ी दिन की मांग रहा है। अच्छा। अगर वो 20 दिन काम करता है तो 30,000 रुपये। अगर वो वैसे ये जो है 25 से 26 दिन काम करते हैं, इतवार वाले दिन भी काम कर लेते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे काम करने वाले के पास काम है। जहाँ पे अभी काम करने वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 जगह हैं जिनकी फिक्स सैलरीज हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा ये कि जो सर्विसेज सेक्टर में आपने देखा होगा शादी हॉल्स वगैरह बंद है, फूड का बिजनेस पार्शली बंद है, तो वहाँ पे जो लोग काम करते थे, जो अपनी जो जैसे फूलों का काम करते होंगे शादियों के लिए और चीज़ों का, वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वो एक नेचुरल वजह है और कोरोना है जिसकी वजह से हुकूमत ने किया है। ऑल इन ऑल जो मैं समझता हूँ कि जो फंसा है वो तनख्वाहदार फंसा है। ठीक है, लेकिन हम सबके सामने है मुजम्मिल साहब, कोविड की वजह से कट बहुत लगाए गए हैं। अगर आप मिडिल क्लास की बात करें, जो इसके बारे में पिछले दिनों शुमारियात की वफाकी इदारे बराए शुमारियात की रिपोर्ट भी आई थी कि वो तो ख़त्म ही हो गई ना, लोग ख़तः गुर्बत से नीचे चले गए। उसकी वजूहत यही हैं कि कट्स आमदनी पर जो है वो कट लग गए हैं, जबकि महंगाई जो है वो बेहंगम नज़र आती है हमें, और जो कम से कम आमदनी है वो भी नहीं लोगों को मिल पा रही। यानी अगर एक मजदूर जो है उसे अगर मजदूरी पूरा महीना मिलती भी रहे तो भी वो कितने कमा लेगा? 16,000, 17,000, 18,000, बकौल आपके 25-30,000। अगर इतने भी वो कमा ले तो जितनी महंगाई है उसका गुजारा मुमकिन है। आपको आइंदा आने वाले दिनों में इन मामलात में बेहतरी दिखाई देती है, अगर आप ही की बात सही मान ली जाए कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जिसमें टाइम लगता है। देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में महंगाई जो है, अगर आप इदारे शुमारियात की चीज़ देखें तो उसने पिछले महीने 8.5% की बात की है। लेकिन अगर आप, जैसे आपने कहा कल आप मार्केट खुद गई तो आपके सामने चिकन और अंडे की मिसाल सामने थी। मैं समझता हूँ कि जो हमारी ज़रूरियात में जो रोज़ाना की चीज़ थी जो पूरे साल इस्तेमाल होती थी, वो आटा था, वो हुकूमत ने सस्ता किया। सब्जियां जो है आज से 2 महीने पहले बहुत महंगी थी। अब मैंने भी अपने घर वालों से पूछा, वाइफ से पूछा, तो उन्होंने कहा टमाटर जो है 80 रुपये आ गया है 150 रुपये किलो से, प्याज भी नीचे आ गया, आलू भी नीचे आ गया। अब ये जो अंडे की आजकल जो बाज़गश्त चली हुई है, देखिए इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अंडा और ये मुर्गी की जो पोल्ट्री फार्म की जो इंडस्ट्री है, जब कोविड आया था और गर्मियाँ थी तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि कई जो है ये कारोबार करने वाले लोग बंद हो गए थे और दिवालिया हो गए थे। अब उसके बाद जब ये नॉर्मलाइज होना चीज़ें शुरू हुई और लोगों ने जब कारोबार खुलना शुरू हो गए, नौकरियां बहाल होना शुरू हो गई, जो कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो वो उस स्पीड से जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है रिवाइव नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है मार्केट में शॉर्टेज है। देखें, ये वन ऑफ चीज़ है। ये अंडा मुर्गी जो है हम कभी नहीं देखते कि पूरे साल इसका ये हशर होता है। ये बीच में कोविड में 150 रुपये किलो मुर्गी मिलती थी और कोई पूछने वाला नहीं था। जब सस्ती होती है चीज़ें उसका कोई जिक्र नहीं होता। अब ये इंडस्ट्री क्राइसिस में है। बट मैं आप लोग की बात से एग्री करूंगा कि अफरात-ए-ज़र बहुत ज़्यादा है। और मैं आप लोगों को एक खबर भी दे देता हूँ जी, ताकि आप लोगों को वक्त से पहले अंदाज़ा हो जाए। इस वक्त जैसे कोविड है, पूरी दुनिया में शिपिंग का जो है ना क्राइसिस है। यानी कि जो चीज़ बाहर से आती थी पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में कहीं भी जो $1,000 का कंटेनर आता था वो $5,000 का हो गया।
तो उसकी वजह से जो भी चीज़ें बाहर से हमारी आती है, जैसे घी तेल आता है, मिर्च मसाले आते हैं, सब्जियों में जैसे ये अदरक वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें जो बगैर खाने की भी चीज़ होती हैं, जो आम इस्तेमाल की होती हैं। मैं देख रहा हूँ कि जनवरी फरवरी में जो है 5 से 10% उनमें इजाफा हो सकता है 15% भी इजाफा हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके किराए बढ़े हुए हैं। अच्छा, अब इसका भी अगर आप मलबा हुकूमत पे डाल देंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट प्रोसेस क्रिएट है मुजम्मिल साहब, लेकिन वो डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होगा या फिर गवर्नेंस के क्राइसिस का भी तो लोग जिक्र करते हैं ना? मौजूद है अंदर। हाँ, क्योंकि जब आटे की जरूरत पड़े तो आटे का बहरान पैदा हो जाए और फिर बाहर से गंदम इंपोर्ट करके तो उसको मैनेज किया जाए और उस पर अरबों रुपए जो है वो लगा दिए जाए ज़र मुबादला की। इसी तरह चीनी पे जब बात आए तो फिर बाहर से चीनी जो है महंगी दरामद करके तो और वहाँ पे अरबों रुपए ज़र मुबादला के लगा दिए जाए और कहा जाए चीनी सस्ती है। और अब मजबूर किया जाए तमाम फैक्ट्रीज को कि आप वो गवर्नमेंट की चीनी जो है वो खरीदें जो सस्ते उस पर है। ये मैनेज करने का तरीका है महंगाई को, और आपके ख्याल में इसी तरह से ये सारा सिलसिला जो है चलता रहेगा तो आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। हमें अभी तक ना अपनी पॉलिटिकल, बल्कि मैं पॉलिटिकल भी नहीं बोलूँगा, हमें अभी तक अपने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की समझ ही नहीं आई। हम बड़े आसानी से उठते हैं, चाय का कप हाथ में पकड़ते हैं, बात सुनते हैं कि जी ये चीज़ की कीमत बढ़ गई, धड़ाधड़ जो है एक ही शख्स मिलता है हमें, वो मिलता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, ये देखो यार ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको काम करना नहीं आता, ये है वो है। आपने 18वीं तरमीम की थी 2011 में, वो क्या थी मुझे ये आप ये 18वीं तरमीम जमहूरियत, कल भी 27 तारीख आप लोगों ने जो है पूरा पाकिस्तान सर पे उठा के रखा था, जमहूरियत जमहूरियत। 18वीं तरमीम में आपने सूबों को जो है इख्तियारात दे दिए थे, और सबसे पहला इख्तियार, जो सबसे बड़ा इख्तियार सूबों ने लिया था, वो लिया था एग्रीकल्चर का, जो वफाक से ले लिया था। अब वो बजट भी लेते हैं वहाँ से, और उसके बाद जो है वो खा पी जाते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को लगा देते हैं, नाअहलों को लगा देते हैं। उसके बाद जब मुल्क में खुराक का बहरान आता है, वो वफाकी हुकूमत के हेड में ही नहीं है। वो तो आपकी मदद करने आ रहे हैं। अगर उन्होंने गंदम अपने खर्चे से जेब से मंगा के दे दी है तो वो उनका कसूर नहीं है। दूसरी चीज़, हमारी जो वफाकी हुकूमत है उसने बहुत सारी चीज़ें अपने गले में डाली में फैसले के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ज़रूरत है इनको LNG की रोज़ाना जो है मीटिंग करके जी इतने LNG मंगा लो, प्राइवेट सेक्टर को दें, डिमांड एंड सप्लाई मैनेज करेंगे वो, जैसे आपने भी बात की, ठीक है ना। क्या जरूरत है आप जो है चीनी के रोज रेट बैठ के तय कर रहे हैं? आपको पता क्या है कि चीनी कितनी महंगी है? अभी जैसे मैंने आपसे कंटेनर वाली बात की है, इनके अच्छों को भी पता होगी, ये सोए में है सारे, ठीक है। तो बात ये है कि एक तो वफाकी हुकूमत ने हर काम में टांग अड़ाई हुई है, और इधर सूबाई हुकूमतों को कोई पूछता ही नहीं है। कल किसी ने मुझे कहा कि बहुत दानिश्वर हैं, उन्होंने कहा कि प्रोलॉन्ग अगर जो है किसी हुकूमत चलेगी तो मुल्क के जो ये करप्ट हैं और ये जो इनएफिशिएंट हैं वो मुल्क से मतलब ऐसा ऐसा बाहर निकल जाएंगे। मैंने कहा जी मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। कहते हैं क्यों? मैंने कहा सिंध हुकूमत, सिंध देख लें आके 15वां साल आने वाला है उनका, 15 साल अगर हुकूमत की और उसके बाद कराची की ये हालत है तो फिर तो पाकिस्तान में मॉडल अपनाया नहीं होता, ठीक है। जितनी हुकूमत उतनी ज्यादा गिरफ्त, उतनी ज्यादा उनके बंदे, उतनी ज्यादा करप्शन, क्योंकि वो अंदर से ही ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोग स्ट्रक्चर को नहीं समझते, हुकूमतें जो है इंटीग्रेट नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल साहब ने हमें मईशत के साथ साथ सियासत का स्ट्रक्चर भी अच्छा समझा दिया कि 8वीं तरमीम के बाद सूबों की ये जिम्मेदारी है जो कि अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं। मेरी फरवरी के लिए कि वो जो अब आपके पास शिपिंग जो चार्जेस हैं वो काफी बढ़ रहे हैं, उसके एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे। बोर्डिंग नहीं करें, लेकिन कोशिश कर लें कि इन तमाम चीजों के ऊपर जरा देख लें आपके पास क्या क्या कम है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, और आप सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं।
आपको याद होगा जब कोविड-19 जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हुआ तो कहा गया कि आँखों में एक सुर्खी उतर आना या आँखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाना भी, मुतवर्रम हो जाना भी एक अलामत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे उनकी आंखों में भी सुर्खी देखी गई गैर मामूली तौर पे। अब एक और लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है और पता चला है कि एक आंखों का नाकाबिले बर्दाश्त दर्द और इंतहाई हाई हसासियत वाला इन्फेक्शन है जो इन्हीं दिनों में यानी कोविड-19 के दिनों में लेंस के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। सो ये क्या है, क्यों होता है? ये हमजा जो कि ऐनक पहनते हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है ये कि जब आप अक्सर लोगों को देखें ना, कहीं ने मास्क नहीं लगाया होगा या नीचे किया होगा तो वो ये बात करेंगे कि यार जब मैं ये लगाता हूँ क्योंकि मेरी ऐनक है तो इसकी ये धुंधली हो जाती है, एक फोग बन जाता है ऊपर, मुझे नज़र नहीं आ रहा होता। ये जेन्युइन इशू है, ये हम सबके साथ होता है। फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में तो इतना उसका ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन हमने यूरोप के अंदर देखा, अमेरिका में ये चीज़ देखी कि वहाँ पर लोगों ने लेंस लगाने शुरू कर दिए क्योंकि वहाँ पे लोग मास्क जरा सा यूज नहीं कर लेते थे, उन्हें मास्क पहनना। उसके बाद ये मसला होना शुरू हो गया। ये जितने लोग हम ऐनक लगाते हैं ये अच्छी तरह से समझते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें रहता है, किसी से बात करते हुए वही नज़र नहीं आ रहा होता शख्स, या फिर आप कहीं बाहर फिर रहे हैं तो आपको सड़क नज़र नहीं आएगी कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ होती रही और ऐनक के साथ मास्क पहनने से ऐनक के शीशे जो धुंधलाते हैं उसलिए कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल बढ़ा और अब ये AK कहा जा रहा है और इसका कोई इलाज भी सामने नहीं आ सका था। लेकिन ये है क्या चीज़, इस बारे में बात करेंगे क्योंकि ये मर्ज़ है क्या, क्या इसका कोई रिलेशन है कोविड-19 के साथ, इस बारे से बात करेंगे। सीनियर फेलो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन डॉक्टर हमजा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमजा एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि ये ये क्या बीमारी है, कोई नई बीमारी है जो डिस्कवर हुई है या ये एक ऐसी बीमारी है जो पहले से मौजूद है, ज़्यादा बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, वजूहात क्या तयन हो सका? जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो वाटर बॉर्न है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं, जो ग्लासेस नहीं लगा पाते बिकॉज ऑफ स्टीम, तो ये वाटर बॉर्न पैरासाइट है। हम जब हाथ धोते हैं या हम जब स्विमिंग करते हैं या हम शावर लेते हैं तो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए होते हैं और ये पैरासाइट लेंस की सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाता है जो कि आँख में स्लोली इन्फेक्शन कॉज करता है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर हमजा आप इसमें क्या कहेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में भी क्या उस स्टडी के अंदर ये देखा गया कि पाकिस्तान में भी इसका जो है इस्तेमाल बढ़ा लेंस का इस दौरान? जैसे मैंने ऐनक पहनी हुई है, मैं तो लेंस की तरफ खैर नहीं गया, लोग गए लेंस की तरफ, और लेंस की तरफ अगर ना जाएं तो उनके पास सोल्यूशन क्या है, वो क्या करें? जी बिल्कुल, इसका पाकिस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में, यूके में हर जगह पे इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है क्योंकि हर कोई रिफ्लेक्टिव लेंस जो लेज़र सर्जरी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली भी होती है। तो लोगों ने ऑल्टरनेटिव के तौर के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस लगाना शुरू किए हैं और इसकी सिर्फ एहतियात से ही हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसको लगाने में कोई नुकसान नहीं है, बस ये होता है कि आप जब हाथ धोएं तो वो आप मेक श्योर करें कि आपके हाथ अच्छी तरह ड्राई हैं किसी साफ़ कपड़े से या फिर टिश्यू से आइडियली। अच्छा। और उसके बाद फिर हम वो लेंस लगाएं। इसी तरह जब हम लेंस उतारें तो जिस सोल्यूशन में हम लेंस डाल रहे हैं उस सोल्यूशन को हम टॉप अप नहीं करें, हम उस सोल्यूशन को डिस्कार्ड करके नया सोल्यूशन डाल के उसमें फिर करें, क्योंकि हमारे हाथों में सैनिटाइजर भी लगा होता है और भी चीज़ें होती हैं, अच्छी तरह हमें हाथ धोते हैं, कभी वाटर लगा रह जाता है, तो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन या जो पैरासाइट है ये कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर स्टिक कर जाता है। ठीक है। अच्छा हमजा साहब, ये भी डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज ब्यूटी पर्पसेस के लिए भी तो यूज़ किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आई साइड ही सिर्फ शो ख़वातीन में तो ख़ास तौर पे निगाहें बदल लेने का, उनके रंग बदल लेने का बड़ा शौक़ होता है। सो वो कॉस्मेटिक यूज़ जो है लेंस का, उसमें भी ये मसला हो सकता है और इसका कोई ताल्लुक कोविड से भी है, ये कि इन दिनों में ज़्यादा ये सामने आ रही है ये चीज़, या फिर आपके ख्याल में हमेशा से ही इतना रही है? नहीं, ये जो खास तौर पे इन्फेक्शन है एक्यांथेमीबा केराटाइटिस इसको कहते हैं, ये कॉन्टैक्ट लेंस एसोसिएटेड ही मोस्टली है और ये अभी कोविड की वजह से हमें ज़्यादा देखने में मिल रहा है। ये एक रेयर डिजीज़ कहलाती थी पहले, लेकिन अब क्योंकि इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली लोग कभी हाथ धोते हैं, कभी नहीं धोते, कभी जल्दी में होते हैं, कभी वो वैसे ही लेंस लगा लेते हैं जैसे भी उनकी कंडीशन होती है, चाहे वो किस तरह भी बाहर हो या सड़क पे हो। तो ये इससे कोविड का तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन इसकी वजह से, कोविड की वजह से
इसके इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। और जो स्टडी हुई है, जो पता चला गया है हमें कि इसको लोगों को पता ही नहीं है कि कंप्लायंस क्या होती है, इसकी केयर क्या होती है। बस वो समझते हैं ओवर द काउंटर लेके आ गए और उसको फिर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इवन यूके के अंदर भी जो लोग हैं, आप यकीन करेंगे कुछ काफ़ी ऐसे लोग हमारे पास भी आते हैं जो टैप वाटर यानी कि नल से भी साफ़ करते हैं अपने लेंसेज को। अच्छा, तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा वो तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस बता दीजिएगा। दूसरा ये भी बता दीजिएगा, जैसे आपने वो खुद फरमाया है कि ये लेंस जो है इसके इस्तेमाल से सारा कुछ बढ़ा है, वो कौन सी ख़ास एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करनी है? देखिए, सबसे पहले जो एहतियाती तदाबीर है वो आप एक अच्छी क्वालिटी का लेंस लें। दूसरी एहतियाती तदाबीर ये होती है कि आप जब हाथ धोएं तो अच्छी तरह उसको साफ़ करें और एक रूटीन बनाएं। अगर आप राइट आई में लेंस लगाते हैं पहले, तो आप मेक श्योर करें कि आप रोज़ाना राइट आई में ही लेंस लगाएं। इसी तरह जब आप लेंस उतारें तो अगर आप लेफ्ट आई का लेंस पहले उतारते हैं तो आप पहले लेफ्ट आई का लेंस ही उतारें। आप रात में सोएं नहीं, आप उसमें शावर ना लें लेंस के साथ, आप स्विमिंग ना करें। अगर आप स्विमिंग करने फिर भी अशद ज़रूरत है और आप लेंस नहीं उतार सकते, देन आप फिर सेफ्टी गॉगल्स पहनें जो बहुत ज़्यादा एयर टाइट हो, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी जाता है तो ये इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि आज इन्फेक्शन हुआ और कल आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये स्लो ग्रोइंग है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हल्का फुल्का रेडनेस आती है, फिर कभी कभी ग्रिटी सेंसेशन या फॉरेन बॉडी सेंसेशन आना शुरू होती है, फिर वो कहते हैं हमें लाइट सेंसिटिविटी हो रही है। तो ये जब 3-4 हफ्ते या 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि उनका साथ एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर हमजा कि मैंने तो ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं, चूँकि ख़वातीन ज़्यादा कॉस्मेटिक लेंस का इस्तेमाल करती हैं, कि वो कह रही मेरी मैंने लगाया हुआ था जब मैं सोई थी तो सुबह पता नहीं मिल ही नहीं रहा, आँख में ही कहीं वो कहीं गुम भी गया, उल्टा लगा लिया, ये भी मैंने सुना है। तो मैं तो आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट कि वो लेंस आँख में गुम गया है, वो उसका पता ही नहीं चला। ऐसा तो नहीं होता, आँख में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लेंस गुम जाए, लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि आँख में अपर लिड के अंडर द अपर लिड चला जाता है, जो बहुत कॉमन है रात को सोते हुए, क्योंकि जब हम आँख सोते हैं तो हमारी आईज जो हैं जो अप की तरफ रोल कर जाती हैं। तो जो लेंस है अगर वो सही सरफेस के ऊपर नहीं बैठा है, या अगर रात में आपने रब कर लिया है किसी वजह से सोते हुए, तो वो लेंस डिसलॉज होकर वो अपर लिड के अंदर चला जाता है। डॉक्टर हमजा, इलाज क्या है इस बीमारी का? इलाज पहले नहीं था, अब यूके में जो है कहा जा रहा है कि कोई ऐसी अद्वियात आ रही हैं, पाकिस्तान में भी मिल सकेंगी, वो अद्वियात कब तक मिल सकेंगी? देखिए, इलाज इसका कंट्री टू कंट्री बहुत डिफरेंट है, इसका कोई यूनानिमस और एक कंसेंसस इलाज नहीं है पाकिस्तान में, यूके में, यूरोप में। लेकिन बहरहाल एक ड्रॉप है जिसको PHMB कहते हैं, ब्रोलीन है, वो यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में भी यूज़ होता है, कुछ फार्मेसीज बना देती हैं। लेकिन ये जो एक दवा आई है जिसको PHMB 0.08 जो के नाम से जो है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है इटालियन, जिन्होंने ये लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, जिसमें यूके और यूरोप शामिल है। यूके के अंदर मैनचेस्टर, साउथहैम्पटन और मोरफील्ड्स आई हॉस्पिटल ने ये स्टडी की है। वेनिस और मिलान जो है वो इटली में है, और पोलैंड के अंदर भी कॉटोविस के अंदर हुई है। और ये अगर ट्रीटमेंट हमारा जैसे कि ये अप्रूव हो गया है और इसमें हमने बहुत अच्छे नताइज देखे हैं, तो बाय मिड 2021 ये एक ड्रॉप आ जाएगा इंशाल्लाह, जो पूरी दुनिया में अवेलेबल होगा, जिस तरह और ड्रॉप अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, ताकि जिस तरह हम और एंटीबायोटिक के लिए जाते हैं तो लोग ये सिर्फ वाहिद ड्रॉप के लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद चाहे वो यूके में हो, पाकिस्तान में हो, या कहीं भी हो, उनकी आंखों के इन्फेक्शन ट्रीट हो सकेंगे। डॉक्टर हमजा, अक्सर इसके अलामात भी बता दीजिएगा जिससे केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि वो इस मर्ज की तरफ खुदा ना खास्ता बढ़ रहे हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है लेंस लगाते हैं और आंखों में सुर्खी हो तो वो एक सूदिंग ड्रॉप्स डाल लेते हैं कि ये इससे कंफर्टेबल हो जाएगा, इरिटेशन हुई है कोई मामूली। नहीं, ये बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी आंखों में दर्द हो या आपको कोई भी एक हल्का सा ग्रिटी सेंसेशन हो या रेडनेस हो, आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहीं से शुरुआत होती है किसी भी इन्फेक्शन की। नॉर्मली 80% अराउंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होते हैं, लेकिन बाद में 10 और 20% आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, ये 2 इन्फेक्शन है जिसका रेट पहले के ज़माने में बहुत कम था, लेकिन पिछले साल और 2 साल से ये रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्पेशली जो कोविड एरा में जब से हम लोग आए हैं, कॉन्टैक्ट लेंस जो लोगों ने लगाना शुरू किए, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रेट भी सामने आ रहा है। ठीक है डॉक्टर हमजा, शुक्रिया आपका, ये बड़ा अहम मामला है, खासतौर पे मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत अहम मामला है। फिर जिस तरह फरा कह रही थी कि कॉस्मेटिक लेंस भी जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें भी रहने की ज़रूरत है अलर्ट। मुझे अहमद फराज साहब याद आ गए कि उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट में हमें हस्बे मामूल मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी टीम जो है वो मुश्किलात में घिरी हुई है। वेरी गुड। लेकिन सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में न्यूजीलैंड में T20 सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का आगाज भी अच्छा नहीं कर पाया। हम देख रहे हैं आज के लड़खड़ा रहे हैं हम मुसलसल। इतना स्लो खेले हैं कि जितना स्लो खेलने का मेरा ख्याल है कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा कि इतना आप खेलें कि मतलब 32 रन हमने किए 26 ओवर्स में। जी हम खेल रहे थे हमजा, हम खेल रहे थे और 4 विकेटें गिरने से पता चल रहा था कि अच्छा हम खेल रहे हैं। अच्छा, रिजवान ने और फ़हीम ने आके टीम को संभाला, लेकिन फिर रिजवान रन आउट हो गए, मतलब कि वो विकेट नहीं ले पा रहे थे। नया बॉल भी आया, फिर भी दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे, रन आउट हो गए। उसके बाद यासिर शाह भी आउट हो गए। फ़हीम ने और रिजवान ने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की। आप देखें ऊपर अजहर अली मौजूद थे, शान मसूद मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके हैं। और अगर हम बात कर लें, फरा कल अनाउंसमेंट की गई है ICC की जानिब से टेस्ट की टीम, ODI की टीम और T20 की टीम, दहाई की बेहतरीन टीम अनाउंस की गई है। उसमें एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। ये हम दूर की नज़र कमज़ोर है, नजर नहीं आता, वो उनको ना नजर नहीं आया पाकिस्तान उनको। ये मैंने कहा, ये शुएब अख्तर ने बात की है। बाबर आजम उनको नजर नहीं आए, उनको उमर गुल नजर नहीं आए T20 मोहम्मद यूनुस नजर उनको यूनुस खान, हाँ यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में उनको नजर नहीं आया। उनको सईद अजमल नजर नहीं आए, उनको हमारे मिसबाहुल हक भी नजर नहीं आए। ये वो प्लेयर्स थे जिनको हमने देखा कि बेहतरीन मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ये क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन इनको कोई भी नजर नहीं आया। इनको बुमराह नजर आ गए, लेकिन उमर गुल वहां पर नजर नहीं आए कि जिनकी विकेट्स इतनी ज़्यादा थी। इनको सईद अजमल नज़र नहीं आया। मुझे तो हैरत है कि सईद अजमल की गेंद कोई नहीं खेल पा रहा था और उनको सईद अजमल नज़र नहीं आया। चलिए, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट साथ हैं, सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा, ये पाकिस्तान ने टुक टुक जो लगाई हुई है, ये किस तरफ लेके जाएगी हमें, और ये क्या मिसबाहुल हक का असर हो रहा है? उनकी डिफेंसिव स्ट्रेटजी जो हमें नज़र आती थी हमेशा, वो पूरी टीम ने अडॉप्ट की हुई है। वालेकुम अस्सलाम फरा और हमजा, आप सही कह रही हैं, लेकिन फरा पहला सेक्शन जो सुबह का था, उसके बाद सेकंड सेक्शन में शायद इनको कुछ ख्याल आ गया और निस्बतन तेज जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया इन दोनों ने। रिजवान ने 71 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली और बड़े मुश्किल वक्त सूरत हाल से पाकिस्तानी टीम दो चार थी कि 5 विकेटें पाकिस्तान की 80 रन पर गिर गई थी, लेकिन जो 101 रन की पार्टनरशिप हुई फ़हीम अशरफ और रिजवान के दरमियान, वो किसी हद तक पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर आई है। लेकिन आप सही कह रही हैं कि ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी, डिफेंसिव माइंडसेट, ये पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल एक दीवार के साथ लगाने के लिए जा रहा है। हमें इसमें तब्दीली लाना पड़ेगी। और जिस तरह से बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्कूल मोहल्ले की, कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट टीम के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग ना तजुर्बाकार थी और न्यूजीलैंड ने उसका भरपूर फायदा उठाया। देखिए, 3 बड़े दिमाग फरा वहाँ पर पाकिस्तान के मौजूद हैं कि जिनमें यूनुस खान भी हैं, उसके अलावा मिसबाहुल हक भी हैं और उसके अलावा वकार यूनुस भी हैं। तो स्ट्रेटेजी, तीनों बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के, तो स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने प्लान की है। ये प्रोफेशनल हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, तो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में सर जोड़कर बैठना होगा कि क्या हिकमत अमली बनानी है। तो मेंटली हमें स्ट्रांग होना होगा और हमें अपनी स्ट्रेटेजी को तब्दील करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये तो मैच की बात होगी। ICC की बात कर लें, ICC को हम क्यों नजर नहीं आते? वो कौन सी ऐनक ICC ने लगाई है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी नजर नहीं आए, बाबर आजम नजर नहीं आए, हमें यूनुस खान भी नजर नहीं आए, उमर गुल नजर नहीं आए, सईद अजमल नजर नहीं आए? आप क्या समझते हैं, कौन से खिलाड़ी नजरअंदाज कर दिए जो होने चाहिए थे इन तीनों टीम्स में? देखिए हमजा, ऐसा लगता है कि ICC के जो टीम सेलेक्ट करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अगर आप बाबर आजम और AB डिविलियर्स का कंपैरिजन करें, क्योंकि इन्होंने टीम ऑफ द डिकेड अनाउंस की है, अशरे की बेहतरीन टीम, तो उसमें बाबर आजम कहीं आगे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लोगों को पाकिस्तान नजर नहीं आता। बाबर आजम टॉप 5 में है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे ODI हो, चाहे T20 हो। और अभी आप एंट्रो में सईद अजमल की एग्जाम्पल दे रहे थे कि 10 बरस की अगर आप बात करें तो सईद अजमल की परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त रही है। लेकिन ये मैं समझता हूँ इनका बाइस्ड एटीट्यूड है ICC का, और इनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि टीम का इंतखाब करते वक्त अगर हकदार को उसका हक नहीं देंगे, अगर मेरिट पे बात नहीं करेंगे, तो फिर ICC की क्रेडिबिलिटी पर भी जो है वो क्वेश्चन मार्क उठेगा कि क्या ICC जो है वो सही मानों में इंटरनेशनल क्रिकेट को रन कर रही है, या फिर 2-4 ममालिक
कोई ऑब्लाइज कर रही है। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। आईसीसी को तो कुछ नजर नहीं आया, टैलेंट नजर नहीं आता, लेकिन हम आपके सामने टैलेंट लेके आ रहे हैं। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। साकी शायर मशरिक के शहर से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा नौजवान है जो देखते ही देखते हाथों से रंगों की ऐसी बरसात करता है कि 3 मिनट के अंदर, सिर्फ 3 मिनट के अंदर किसी की भी तस्वीर बना लेता है। और जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मुझे तो ये हैरान कुन जो है वो मंजर लग रहा है। स्पीड पेंटिंग के माहिर आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये कैसे करते हैं ये मेरा ख्याल है हम आपको दिखाते हैं। अपने नुमाइंदे हामिद रजा काहिलू मौजूद हैं उनके ज़रिए से कि वो हमें बताएं कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो जाता है। जी हामिद, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया फरा सादिया, हमजा तारड़। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सियालकोट के एक ऐसे सपूत से जिसका पाकिस्तान भर में अभी तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। स्पीड पेंटिंग में मुहारत रखने वाला सियालकोट के इलाका चिविंडा से एक जट घराने से तल्लक रखने वाला आसिम कमाल, जो वाकई कमाल शोहरत रखता है स्पीड पेंटिंग में। 3 मिनट के अंदर तस्वीर बनाता है, रंगों की बरसात करता है और फिर चेहरा नुमायां हो जाता है। हमारे साथ आसिम कमाल मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसे इन्होंने ये महारत सीखी। 3 मिनट के अंदर इनका जो तस्वीर का बनाना है, देखने वाले को वाकई उसकी अकल दंग रह जाती है। आसिम कमाल, बताइए कहाँ से सीखा ये हुनर आप? ये आइडियाज़ बेसिकली जो स्पीड पेंटिंग होती है, अपसाइड डाउन पेंटिंग होती है, जिसको उल्टा बनाया जाता है और बाद में सीधा किया जाता है। लेकिन मैंने वही आइडिया लिया लेकिन मैंने वो इनविजिबल पेंटिंग बनाई जो पहले नज़र नहीं आती। जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके ऊपर पाउडर फेंका जाता है। बाद में वो जो पार्ट्स होते हैं, 3-4 पार्ट जितने भी बनाई होती है, उनको कंबाइन किया जाता है, तो उसके बाद वो पेंटिंग विजिबल होती है। स्केचिंग से मैंने स्टार्ट किया था और आस्ता आस्ता मैं इसमें इनोवेट करता गया, इसमें बेहतरी लाता गया और मैंने कुछ आइडियाज़ लिए जिनको मैंने फिर कंबाइन किया इंटरनेशनल आर्टिस्ट से। तो उनके मैंने आइडियाज़ कंबाइन किए और फिर मैंने 3 मिनट के दौरान ये मैं पेंटिंग कंप्लीट की। जी बिल्कुल फरा सादिया, हमजा तारड़, जैसा कि आपने सुना, जो भी काम करें उसमें मेहनत और लगन से उस काम को करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल ठीक है हामिद, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस टैलेंट से मिलाया है। और ये कमाल ही करते हैं, कमाल कर रहे हैं। और वो मुख्तलिफ एक पे नहीं है, वो देखें वो मुख्तलिफ हैं, बाद में उनको जोड़ते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है एक पेंटिंग है। सो इनोवेटिव होना किसी भी इंसान के लिए एक बड़ी जिद्दत लाना किसी भी काम में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। हम भी इनोवेटिव हो सकते हैं और अपने इर्द गिर्द मौजूद मुख्तलिफ कामों को नए तरीके से और जिद्दत के साथ करने की कोशिश कर सकते हैं, जो करनी चाहिए। और अब इनोवेशन लाते हैं, हम थोड़ी सी इनोवेट करते हैं और मास्क का इस्तेमाल करेंगे और जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखेंगे। और हमें आज इजाज़त दीजिए दोनों को, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।